हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से ही नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। हमने स्टमक और उसके डाइजेशन में उसका रोल, एब्जॉर्प्शन में उसका रोल देखा। आज जिस सेक्शन पे हम डील करेंगे दैट विल बी द पेंक्रियास। पेंक्रियास की हम बात करते हैं तो पेंक्रियास का एक्चुअली हम आज दोनों सेक्शन डील करेंगे, एंडोक्राइनल पोर्शन भी करेंगे और एक्सोक्राइन पोर्शन भी। और इसीलिए मैं इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक्सोक्राइन को मैं लेक्चर 1 में करूंगा और एंडोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइनल फिजियोलॉजी जो है वो लेक्चर 2 में हम इंक्लूड करेंगे। पेंक्रियास की पहले बेसिक चीज़ों पर आते हैं। पेंक्रियास जब भी हम पढ़ते हैं तो बेसिकली ये हमको समझ में आना चाहिए, पेंक्रियास जो है वो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, या चूंकि आप एनसीईआरटी से होते हुए गुजरेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा कंपाउंड ग्लैंड है, या आपको एक और वर्ड यहाँ क्लियर होना चाहिए, इट इज अ कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड बोलने के पीछे रीजन ये रहता है कि पेंक्रियास जो रहता है, पेंक्रियास जो रहता है, अगर इसका आप चालू करें सिस्टमेटिक तरीके से तो सबसे पहले जैसे देखिए अपन ने स्टमक को देखा था, वैसे ही हम पेंक्रियास के पोजीशन को देखेंगे। पोजीशन देखने के लिए बड़ा सिंपल सा रहता है। ये बेसिकली है क्या, डिओडेनम, ये सी शेप्ड डिओडेनम, और ये डिओडेनम के दो लिम्स, डिओडेनम के दो लिम्स के बीच में ये ग्लैंड सिचुएटेड है। तो ये आ गया आपका पेंक्रियास, ये आ गया आपका डिओडेनम। आप बोलेंगे पेंक्रियास की पोजीशन क्या है, बिटवीन लिम्स ऑफ डिओडेनम। क्लियर ना। पेंक्रियास की बात करते हैं। पेंक्रियास में जब हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड है तो हमको ये समझ में आना चाहिए पेंक्रियास में कौन से दो पोर्शंस होते हैं। पेंक्रियास में फंक्शनली दे हैव टू पोर्शंस। पेंक्रियास में एक पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट और पेंक्रियास में है एक एंडोक्राइन पार्ट। ठीक, एंडोक्राइनल पोर्शन जो रहता है ये बेसिकली पेंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% पार्ट ही रहता है। पूरी पेंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% पार्ट एंडोक्राइनल होता है। तो 98 से 98 to 99% of part is exocrine portion. Clear? The endocrinal portion, the functional unit of the endocrinal portion, the functional unit is islets of Langerhans. और जिस पे हम बात करते हैं कि ये दो मेजर हार्मोन सिंथेसाइज और सिक्रेट करता है, एक आपका ग्लूकागॉन और दूसरा इंसुलिन। तो एंडोक्राइनल पेंक्रियास constitutes 1 to 2% of the pancreatic tissue, and the functional unit of the endocrinal portion is islets of Langerhans, and it principally secretes two hormone, glucagon and insulin. Coming down to the exocrinal portion का functional unit जो है that is pancreatic acyni. Clear? Pancreatic acyni is the functional unit of the exocrine portion of the pancreas, and the principal function of the pancreatic acyni is to secrete a digestive juice which we label it as a pancreatic juice. Okay, तो exocrine का प्रोडक्ट pancreatic juice and endocrine का प्रोडक्ट इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं। क्लियर। नाउ कमिंग डाउन टू द pancreatic juice, हम पहला सेक्शन उसी से बात करते हैं। देखिए पेंक्रियाटिक जूस की जहां तक बात आती है, पेंक्रियाटिक जूस का अगर पीएच देखें दैट रेंजेस फ्रॉम 7.8 to 8.4। हमको एक लाइन में याद रखना, पेंक्रियाटिक जूस इज अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। क्लियर। कंपोजिशन क्या होगी जूस की उस पर बाद में आएंगे, पहले ये बात समझते कि ये जूस निकल कैसे रहा है। अब ये समझेंगे कि पेंक्रियाटिक जूस जो रहता है ये बेसिकली पेंक्रियास से होते हुए, पेंक्रियास का जो डक्ट है वो एक्चुअली खुलता है डिओडेनम में। लेकिन क्या ये डक्ट अकेले खुलता है, तो हमको इस बारे में पता होना चाहिए कि जो पेंक्रियाटिक डक्ट होता है, पेंक्रियाटिक डक्ट पेंक्रियास में जो सबसे मेजर डक्ट है दैट इज डक्ट ऑफ विल्सन। ये प्रिंसिपल डक्ट होता है जिसको हम एनसीईआरटी के दायरे में रहते हुए पेंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ये बेसिकली यूनाइट होता है किससे, कॉमन बाइल डक्ट से। तो कॉमन बाइल डक्ट और बाइल डक्ट प्लस पेंक्रियाटिक डक्ट ये बेसिकली मिलकर के बन जाते हैं क्या,
हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, and this hepatopancreatic duct opens into duodenum. This opening of hepatopancreatic duct, let us suppose this is the hepatopancreatic duct. The opening of hepatopancreatic duct in duodenum again is guarded by a muscular sphincter, and this muscular sphincter is sphincter of Oddi. Clear? So we are very clear that pancreatic duct अकेले नहीं खुलता, पैंक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट के साथ मिलकर के हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बन जाता है, and that hepatopancreatic duct opens into the duodenum, and the opening of the hepatopancreatic duct in the duodenum is guarded by a muscular sphincter which is known as the sphincter of Oddi. मतलब जो भी सिक्रीशन का रेगुलेशन है वो यहां से हो रहा है. क्लियर? अब बात आती है इस एक्सोक्राइन पेंक्रियाज और पेंक्रियाटिक जूस. अगर इस पर बात किया जाए तो हमने देखा अल्कलाइन नेचर है और ये सारी चीजें हैं. अब हम बात करते एक्सोक्राइन पेंक्रियाज जो है या पेंक्रियाटिक जूस जो है, तो ये हमको पता है अल्कलाइन सिक्रीशन है. एक बात और इस पे जो क्लियर रहनी चाहिए, पेंक्रियाटिक जूस जो रहता है दिस इज एक्चुअली HCO3 नेगेटिव रिच, बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशंस होती हैं, अल्कलाइन नेचर की होती है. एक्सोक्राइन पेंक्रियाज और उससे निकला हुआ पेंक्रियाटिक जूस जो कि बाई नेचर अल्कलाइन है, इसमें अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल में आप जब बात करते हैं एक एक ग्लैंड की, जब सलाइवरी ग्लैंड की बात किया तो आपने बोला खाली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए एंजाइम निकलेगा. जब आपने बात किया स्टमक का तो बोला प्रोटीन डाइजेशन का एंजाइम निकलेगा. पैंक्रियाटिक जूस पहला ऐसा जूस होता है जो निकल रहा है और वो बेसिकली सारे सब्सटेंसेस के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स अपने पास रखता है. सबसे पहले हमारे पास यहां पर पैंक्रियाटिक जूस में अगर बात किया जाए तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम है. तो हम पैंक्रियाटिक जूस में अगर बात करें एंजाइम कंपोजिशन, भाई पैंक्रियाटिक जूस क्या है, तो पानी होगा, तो बाइकार्बोनेट होगा प्लस एंजाइम्स होंगे. किसके किसके एंजाइम? पहला प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम. प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम में क्या रहता है, अगेन जैसे मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था स्टमक में कि कुछ ऐसे एंजाइम जो बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और किसी एक्टिवेशन के बाद जब वो काम करते हैं तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं जाइमोजन. तो प्रोटीन या प्रोएंजाइम, तो प्रोटीन डाइजेशन के जो एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है वो बेसिकली जाइमोजन होते हैं. इनमें होता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज. क्लियर? तो ये हो गया प्रोटीन डाइजेशन के लिए. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए जब बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए हमारे पास होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज. तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज दायरे में एनसीईआरटी के रहते हुए हमको ये याद रखना है फैट डाइजेशन मेजर पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से होगा और पहली बार फैट का डाइजेशन चालू होता है डिओडेनम में. फैट डाइजेशन के लिए जो एंजाइम यहां पर निकलेगा वो यहां पर रहेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज. ये याद रखिए इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट को फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलाइपेज. दिस इज द को फैक्टर फॉर पैंक्रियाटिक लाइपेज. बिना कोलाइपेज के पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट नहीं करता. और जो चौथा एंजाइम निकलेगा वो न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन का है. क्लियर? न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए यहां पर एंजाइम का ग्रुप जो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियसेस. आपको बखूबी पता है न्यूक्लियसेस कोई एक एंजाइम नहीं होता, इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम. न्यूक्लियसेस में दो एंजाइम आ जाते हैं क्योंकि जितने न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के एंजाइम्स हैं वो सारे न्यूक्लियसेस की कैटेगरी में होंगे. न्यूक्लियसेस में दोनों न्यूक्लिक एसिड मतलब
राइबोन्यूक्लियेसेस भी होते हैं और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेसेस भी होते हैं, ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरएनएस और डीएनएस में टर्म करते हैं। तो ये मेरे पास सारे एंजाइम का लेखा जोखा आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इन एंजाइम और इनके रोल के ऊपर बात करते हैं कि कौन सा एंजाइम कैसे काम करेगा और ये सारी चीजें कैसे होंगी। हम बात करें सबसे पहले प्रोटीन डाइजेशन के लिए, तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्या होगा। प्रोटीन डाइजेशन के एंजाइम कैसे काम करते हैं। प्रोटीन डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन जो कि एक प्रो एंजाइम है, इसके ऊपर एक्ट करता है एक और एंजाइम जिसका बाकी किसी डाइजेशन में डायरेक्ट रोल नहीं है, ये सिर्फ एक काम करने के लिए। ये निकलता कहां से है, ये जो एंजाइम है एंट्रोकाइनेस, दिस इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। दिस एंट्रोकाइनेस इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड व्हाट दिस एंट्रोकाइनेस यूज्ड टू डू, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किस पे, ट्रिप्सिन में। हो गया, ये इनएक्टिव था, ये वाला फॉर्म जो आ गया ये बेसिकली इसका क्या फॉर्म आ गया, एक्टिव फॉर्म आ गया। लेकिन मजे की कहानी देखिए, अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो बचे हुए जितने प्रो एंजाइम, मतलब ट्रिप्सिनोजन खुद, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसके लिए खुद एक एंजाइम का काम करना चालू कर देगा। कौन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन पहला बनाने का काम एंट्रोकाइनेस किया। एक बार एक ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो फिर देखिए कास्केड टाइप का होता है, वो एक ट्रिप्सिन जो रहता है, बचे हुए ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज बनाता है। मतलब क्या किया बेटा इसने, ट्रिप्सिन ने खुद को भी एक्टिवेट किया, बाकी को भी एक्टिवेट किया। इसलिए ध्यान रखेंगे, ट्रिप्सिन एक ऐसा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो खुद को भी एक्टिवेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं उसका ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन, और ट्रिप्सिन दूसरे को भी एक्टिवेट कर सकता है, ये ट्रिप्सिन का होता है हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन। क्लियर है। अब बात आ रही है कि ये लोग क्या डाइजेशन कैरी आउट करेंगे। जहां तक स्टमक से बात रही, स्टमक में हम लोगों ने बोला था कि एसिडिक जूस मिलता है, गैस्ट्रिक जूस मिलता है, वो गैस्ट्रिक जूस मिलके काइम बनता है। काइम में पार्शियली डाइजेस्टेड या पार्टली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। हम लोगों ने प्रोटीन के डाइजेशन को देखा था, जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है प्रोटीन के ऊपर। जब पेप्सिन काम करता है तो प्रोटियोसस और पेप्टोन्स बनते हैं। बस वही कहानी आगे बढ़ेगी, जो प्रोटियोसस, पेप्टोन्स और प्रोटीन्स जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया था, ये जब स्टमक से निकल करके आते हैं, डिओडेनम में आते हैं, तो यहां ध्यान दे, जैसी एसिडिक काइम यहां आता है, तो यहां पर आप देखिए क्या होता है, डिओडेनम की जो सिक्रीशन है वो भी आती है, बाइल भी आता है, पैंक्रियाटिक जूस भी आ जाता है। ये बचा हुआ पोर्शन है जो काइम में आ रहा है। तो ये जो काइम में आ रहे हैं, अब चूंकि इनके पास बाइकार्बोनेट होता है, तो ये एसिडिक काइम रहता है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज भी कर लेते हैं। यहां हम डाइजेशन पर बात करते हैं, तो देखिए क्या होगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये मिल करके इन सब को क्या बना देंगे, डाई पेप्टाइड्स बना देते हैं। क्लियर। और ये डाई पेप्टाइड के ऊपर जब इंटेस्टाइनल जूस काम करता है, तो ये डाई पेप्टाइड जो रहता है ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात देखेंगे कि प्रोटीन डाइजेशन में पहला काम जो करता है, प्रोटीन डाइजेशन के ऊपर पहला फंक्शन जो आता है, वह एक्चुअली पहला फंक्शन करने का जिम्मेदारी होता है स्टमक के एंजाइम्स का, गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स का। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम काम करते हैं।
सबसे लास्ट टू एक्ट इज द इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स। क्लियर? नाउ कमिंग डाउन टू, अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में भी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में क्या रोल कैसा आएगा? तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में देखिए क्या होगा, थोड़ा सा ये जानकारी लेते। स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, इस पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन जो था, ये इनिशिएशन कहां पर होता है? ओरल कैविटी में। कौन करता? वोलेटाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज, ओरल कैविटी में। ठीक, क्या पूरा करते? नहीं। ये कितना करते? सिर्फ 30% ऑफ स्टार्चेस हाइड्रोलाइज्ड। तो अभी भी 70% बचा, वो कहां होगा? यहां होगा। तो मतलब बचा कुछ या पॉलीसेकेराइड, मतलब स्टार्च कितना? लगभग 70%। इसके ऊपर एक्ट करेंगे कौन? पेंक्रियाटिक अमाइलेज। क्लियर? तो देखिए 30% वहां डाइजेशन होता है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी के बाद स्टार्च का डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन अगला पेंक्रियाटिक जूस से होता है। स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट नहीं करते, और यहां पर ये जब एक्ट करते तो ये क्या बना देते हैं? इसको डाइसेकेराइड, बन गया डाइसेकेराइड्स। तीसरा बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, फैट डाइजेशन के ऊपर। ये तो बड़ा अच्छा जानकारी जिस पे आपको रखना चाहिए वो इन्हीं के ऊपर रहता है। पहली चीज बिल्कुल बात करेंगे, फैट लिया, फैट के ऊपर सबसे पहले ले ले मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के कारण फैट जो रहा वो ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। अब अगर इसे एक प्रोसेस ना कराएं तो ये बड़ी समस्या देगा, इसीलिए इसके ऊपर होता है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन बाय बाइल सॉल्ट्स। चूंकि एनसीईआरटी में बड़ा क्लैरिफाइड नहीं है इसलिए आप बाइल ले सकते हैं, और बाइल की बहुत जरूरत है, वो क्यों है वो भी देखेंगे। तो बाइल का एक रोल तो आ गया इमल्सिफिकेशन में, और ये जो अगला आपको मिलेगा, ये देखिए मिल गया, इसको आप बोलेंगे इमल्सिफाइड फैट। ये आ गया, क्या बन जाएगा? इमल्सिफाइड फैट। और इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम करता है पैंक्रियाटिक लाइपेस। मैंने पहले बताया कोफैक्टर क्या है, कोलाइपेस, और डाइजेस्ट करेगा, तो इसके बाद डाइजेशन होता है। ये इमल्सिफाइड फैट, ये जो फैट आ रहा है ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। ये जो फैट आ रहा है ये ट्राइग्लिसराइड है, इसके ऊपर काम करेगा, काम करके उसको डाइग्लिसराइड एज वेल एज मोनोग्लिसराइड्स बनाएगा। बाद में हम देखते हैं कि इसका और डाइजेशन आगे इंटेस्टाइनल जूस करता है। यहां पर कुछ चीजें बात करने की, पहला फैट का डाइजेशन पैंक्रियाटिक लाइपेस, तो यह बिना इमल्सिफिकेशन के नहीं होता। क्यों नहीं होता? सिंपल सा रीजन है, बाइल का दो रोल है। बाइल एक काम कर रहा है इमल्सिफिकेशन, और बाइल साथ साथ में एक्टिवेट करता है किसको? लाइपेसेस को, पैंक्रियाटिक लाइपेसेस को। तो ये दो काम आ जाते हैं। तो बाइल पहले इमल्सिफिकेशन करता है। बाइल का देखिए डाइजेशन में रोल नहीं है, मतलब डाइजेस्ट करने में रोल नहीं है, क्योंकि बाइल में एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता, एंजाइम्स नहीं होते। तो बाइल जो है ये इमल्सिफाई कर रहा है, और इमल्सिफाई करने के बाद उसी इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेस। क्लियर? और पैंक्रियाटिक लाइपेस एक्ट करके उसको डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में उसको बना देगा। अब मैटर क्या है? बिना बाइल के इमल्सिफिकेशन नहीं, मतलब बिना बाइल के पैंक्रियाटिक लाइपेस नहीं। और बाइल अगर रहे तो पैंक्रियाटिक बाइल रहे, ये ना रहे तो भी फैट डाइजेशन नहीं।
मतलब फैट डाइजेशन में दोनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइल का भी इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाटिक लाइपेज का भी इंपॉर्टेंट है। सवाल कई बार आते हैं यही पूछते हुए, बाइल यदि एब्सेंट हो तो क्या होगा, या गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। सीधा सा आंसर याद रखिएगा, इफ गॉल ब्लैडर इज रिमूव फैट डाइजेशन इज इंपेयर्ड, देयर विल बी फेलियर ऑफ द फैट डाइजेशन। क्लियर। अब बात क्या सिर्फ डाइटरी सब्सटेंस ऑफ की बात कर रहे हैं, नहीं, ये ध्यान रहे यदि एब्जॉर्ब भी करना है तो भी यही चीज है, ना मात्र ये डाइटरी सब्सटेंस के लिए बाइल चाहिए, ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनके लिए भी बाइल चाहिए। तो फैट सॉल्युबल विटामिन का कोई डाइजेशन नहीं होता, उसका सीधा एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कोई भी चीज जो हो फैट से संबंधित हो उसके लिए इमल्सिफिकेशन जरूरी है। इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम करते हैं कौन, पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज जो रहता है ये बेसिकली काम करता है, कोलाइपेज जो रहता है बेसिकली इसका कोफैक्टर रहता है, और ये एक्ट करके इसको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आगे जाकर के एब्जॉर्ब होगा। पहले डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को और तोड़ा जाएगा, इसके ऊपर अगला, ये सब जो एंड प्रोडक्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस रहते हैं, जितने भी पैंक्रियाटिक जूस के एंड प्रोडक्ट रहते हैं वो सबस्ट्रेट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस के लिए। जैसे डाइपेप्टाइड के ऊपर इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम है डाइपेप्टिडेज, वो काम करेगा तो बनेगा अमीनो एसिड। जब बात आएगी डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड के ऊपर काम करता है डिपेंडिंग अपॉन लैक्टेज काम करेगा, सुक्रोज काम करेगा, माल्टेज काम करेगा, अब वो काम करके उसको बेसिकली अलग से फिर चेंज करेगा बेसिकली मोनोसैकेराइड्स पे, जो कि एब्जॉर्ब होगा। देन बेसिकली ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड के ऊपर इंटेस्टाइनल एंजाइम काम करेंगे, इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है जो कि इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में निकाल देगा। देन बात आती है न्यूक्लियस की, तो लास्ट सेक्शन जो होता है एंजाइम के एक्टिविटी का वो बेसिकली होता है न्यूक्लियसेस, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। तो न्यूक्लियसेस काम करता है, आगे आपके पास डीएनए या आरएनए, इस डीएनए या आरएनए के ऊपर न्यूक्लियसेस काम कर लेंगे। आपको पता है पहले मैंने बता दिया आरएनएस होते हैं, डीएनएस भी होते हैं, काम करके ये इसको न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं। मतलब आपके पास चारों चीजों के डाइजेशन की कैपेबिलिटी, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन डाइजेशन और फैट डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। मैटर क्या करता है, हम लोग के पास एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, हम सेलुलोज डाइजेशन कैरिड आउट नहीं करते, तो पैंक्रियाटिक जूस में सेलुलोज डाइजेशन से संबंधित कोई भी एंजाइम नहीं है, इसलिए हम डाइजेशन नहीं कर सकते। पैंक्रियाटिक जूस पहला ऐसा जूस होता है जो कि मिक्स होगा, मतलब आपको ऑर्डर एक क्लियर होनी चाहिए कि फूड के साथ पहले क्या मिलता है। तो फूड के साथ डाइजेशन के दौरान में सबसे पहले सलाइवा मिलेगा, सलाइवा के बाद अगर बात किया जाए तो फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस के बाद पैंक्रियाटिक जूस आता है, एंड लास्ट टू एक्ट अपॉन इट इज इंटेस्टाइनल जूस। सबसे आखिरी में जो एक्ट करता है दैट इज द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाता है, और पैंक्रियाटिक जूस का जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो इंटेस्टाइनल जूस के लिए सबस्ट्रेट बन जाते हैं। क्लियर। तो और ये दो चीजें होती है, यदि ये बात किया जाए जैसे अभी हमने बोला पैंक्रियाटिक जूस के लिए जो पीएच है वो 7.8 से 8.4 की बात आती है। ये ध्यान रहे ये दोनों सिक्रीशन जो रहते हैं ये दोनों सिक्रीशन अल्कलाइन होते हैं, ये जो रहता है ये पूरा एसिडिक है। ठीक है, इसका पीएच जो है ये बेसिकली 6.8 रहता है, इसका 1.8 रहता है, और यहाँ जाते 7.8 हो जाता है। तो ये पीएच जो है वो बड़ा इजीली याद हो जाता है। जब आप ओरल कैविटी में है तो पीएच 6.8 है, जब आप बेसिकली स्टमक में है तो पीएच 1.8 है, और जब आप जाते हैं आगे तो आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं 6 और 1 7 होता है, 8 को कॉमन ले लीजिए, जब यहाँ जाते हैं तो 7.8 हो जाता है। जब आप डिओडेनम में होते हैं तो पीएच जो रहता है 7.8 रहता है। मतलब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आई, इन एंजाइम्स के लिए जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो पूरा अल्कलाइन होना चाहिए, इसलिए पैंक्रियाटिक जूस में भी अल्कलाइन नेचर रहता है, बाइल भी अल्कलाइन होती है, इंटेस्टाइनल जूस भी अल्कलाइन होते हैं, और साथ साथ में डिओडेनम की बात जब हम करेंगे तो डिओडेनम में सब म्यूकोजा में एक ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसका काम ही होता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करना। तो इतना सारा बाइकार्बोनेट जो है इन सारे पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के लिए माहौल तैयार करता है। ना मात्र माहौल तैयार करता है, मैंने पहले भी बताया गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर की होती है, यदि डिओडेनम में एसिडिक काइम टच करे तो उसकी म्यूकोजल एपिथेलियम डैमेज होने की संभावना है, इसीलिए इतना अल्कलाइन एनवायरनमेंट जो रहता है
पहले तो इसकी जो एसिडिक काइम है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, काउंटर करता है, एंड देन माहौल प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है इन एंजाइम्स को काम करने के लिए, और इस तरीके से इनका डाइजेशन कैरिड आउट होता है। तो अगर पूछा जाए कि क्या डाइजेशन पहली बार इनिशिएट होता है, तो पहली बार फैट का डाइजेशन इनिशिएट हुआ। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनिशिएट होता है, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन इनिशिएट होता है, फैट डाइजेशन डिओडेनम में ही इनिशिएट होता है और वहीं खत्म होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनिशिएट्स इन ओरल कैविटी, कंप्लीट्स बाय डिओडेनम, प्रोटीन डाइजेशन इनिशिएट्स बाय स्टमक, कंप्लीट्स बाय डिओडेनम, फैट डाइजेशन इनिशिएट्स बाय डिओडेनम एंड इट इज कंप्लीटेड बाय डिओडेनम। इसी पर बाद में इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करके इन सब के ऊपर काम कर लेती है। मैटर ये करता है, ये सारे जो जूसेस निकल रही हैं, पेंक्रियाटिक जूस जो निकल रहा है, इसका रेगुलेशन ये हम जोड़ देते हैं हार्मोन चैप्टर से, इसीलिए हम इस पर भी बात कर लेते। तो देखिए लास्ट सेक्शन जो हम डील करते हैं एक्सोक्राइन पेंक्रियास के लिए, दैट इज रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। दो हार्मोन हम बात करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर जब गैस्ट्रिक स्टमक का लिया था तो मैंने गैस्ट्रिन का हार्मोन का रोल बताया कि गैस्ट्रिन हार्मोन का रोल होता है कि वो पैराइटल सेल पे काम करता और साथ साथ में चीफ सेल के ऊपर भी काम करता। पैराइटल सेल और चीफ सेल के ऊपर काम करके वो HCl सिक्रीशन भी बढ़ाता है और पेप्सिन सिक्रीशन भी बढ़ाता है। दोनों सिक्रीशन बढ़ाने का काम गैस्ट्रिन का है। यहाँ देखिए दो हार्मोन आता है। ये हार्मोन कहाँ से निकले? तो पहली बात, ये जो सिक्रीशन है दिस इज अंडर रेगुलेशन ऑफ GIT हार्मोन्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो हार्मोन्स है वही ये काम कर रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन है? पहला हार्मोन आप याद रखेंगे सेक्रेटिन। क्लियर? ये बड़ा खास है क्योंकि दुनिया में जब हार्मोन की खोज चालू हुई तो पहला हार्मोन जो मिला था वो सेक्रेटिन ही था। हम इस इतिहास पे नहीं जाते, हम सीधा काम की बात करते हैं। सेक्रेटिन, सिक्रीशन इन, सिक्रीट इन। तो बेसिकली सेक्रेटिन जो रहता है इसका अगर रोल देखेंगे तो सेक्रेटिन जो रहता है ये क्या करता है? सेक्रेटिन एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पेंक्रियास। इसका बाइल से कोई लेना देना नहीं है, ये खाली कहां पर वो कर रहा है? एक्सोक्राइन पेंक्रियास पे काम कर रहा है। और क्या करवा रहा है? ये एक्सोक्राइन पेंक्रियास के वाटरी सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर देता, मतलब खूब पानी वाला सिक्रीशन आएगा, एंजाइम नहीं आएगा, पानी वाला सिक्रीशन आएगा। और दूसरा ये बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को प्रमोट कर देता है। क्लियर? तो secretin acts on exocrine pancreas and promotes the secretion of water and the bicarbonate ion. The second one is very important one, cholecystokinin. Break these words and understand it. Chole, this is in short written as the CCK. Chole is for bile, cysto is for the bile duct, kinin is for kinematics or contraction. So दो चीजें समझे। cholecystokinin acts on both gallbladder and it acts on as well as on the pancreas, exocrine pancreas. गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन, भूल भी जाए चलेगा, ये याद रखिएगा किसके सिक्रीशन को प्रमोट करेगा? बाइल के सिक्रीशन को प्रमोट करेगा। बाइल का सिक्रीशन बढ़ेगा सीसीके के कारण, और एक्सोक्राइन पेंक्रियास पे काम करके सिक्रीशंस रिच इन एंजाइम। मतलब सिंपल सी बात बेटा, पेंक्रियास से यदि आपको पानी और बाइकार्बोनेट निकलवाना है तो हार्मोन है सेक्रेटिन, और पेंक्रियास के एंजाइम्स निकलवाने हैं तो हार्मोन है सीसीके, बाइल निकलवाने के लिए हार्मोन है सीसीके। तो ये दो हार्मोन होते हैं जो इनके एक्शन को रेगुलेट करते हैं। देखिए मैं इस बात को फिर से कहता हूं, यदि आप एडवांस लिटरेचर में जाएं आपको जीआईटी के हार्मोन में 12 से 13 हार्मोन मिलते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की तो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट के रेफरेंस में अगर बात किया जाए तो 4 हार्मोन ही मेंशन्ड है जीआईटी के
एक तो गैस्ट्रिन, दूसरा सीसीके, तीसरा सिक्रेटिन और चौथा होता है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड या जीआईपी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से, और बहरहाल आप ये काम कर सकते हैं, आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको इन 4 के अलावा सवाल नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए बड़ा स्पेसिफिक रहिए और एकदम स्पेसिफिक दायरे में इन चीजों को देखिए और ये 2 हार्मोन को याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम जब लेंगे तो हम पेंक्रियास के एंडोक्राइन पोर्शन को लेंगे, लेकिन एंडोक्राइन पेंक्रियास को समझने से पहले हम अगले लेक्चर में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म और उनसे जुड़े हुए टर्म्स को पहले देखेंगे, उसके बाद उन 2 हार्मोन के ऊपर डिस्कशन लेंगे। थैंक यू।